हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। दोस्तों, आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे जीएसटी से रिलेटेड कि जीएसटी हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कहीं हमने जीएसटी ले लिया तो हमें टैक्स भरना पड़ेगा। जीएसटी का मंथली चार्जेस कितना है, जीएसटी फाइल करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में थे और साथ ही मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे भी पूछा था कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है जीएसटी से रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ लीजिए। तो आज हमने आपके जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर करने के लिए टैक्स एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाया है ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके जीएसटी के बारे में। क्या है जीएसटी, क्यों हमें लेना चाहिए, क्या जीएसटी कंपलसरी है या नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है फैज़ अहमद आपका। और फैज़, मैं आपको बता दूं, फैज़ एक टैक्स कंसल्टेंट हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है जीएसटी से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड तब आप फैज़ से पूछ सकते हो। इनका इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फैज़, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने ये स्पेशल जो प्रोग्राम रखा है ये सिर्फ जीएसटी से रिलेटेड रखा है, तो जीएसटी क्या है एक्चुअल में, जीएसटी कहते किसको है? जीएसटी बेसिकली एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जो कोई भी सामान हम बेचते हैं या कोई भी सर्विस देते हैं तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि करेक्ट सेंट्रल गवर्नमेट करती है और फिर ये स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, इससे पहले हमें इससे हिस्ट्री जानना पड़ेगी, क्योंकि सबसे इससे पहले जो लगता था टैक्स वो लगता था वैट या सेल टैक्स, और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था। और इससे और भी ज़्यादा टैक्स लगते थे, जैसे लग्जरी टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, जो कि बहुत सारे टैक्स थे, कस्टम ड्यूटी हो गया, जो अब जाके मर्ज हो गए एक सिंगल टैक्स बन गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसकी मंथली कंप्लाइंसेज होती हैं और ईयरली भी कंप्लाइंसेज होती हैं। मंथली रिटर्न्स जाती हैं, ईयरली रिटर्न्स जाती हैं, और ये एक्चुअल में जो होता है वो एंड कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये जीएसटी के बारे में था कि जीएसटी किसे कहते हैं, क्योंकि हम ई कॉमर्स करते हैं या ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हमें तो अपने मतलब की बात करनी है कि हमारे बिजनेस के लिए जीएसटी क्यों इंपॉर्टेंट है और जीएसटी का क्या रोल है इंडियन ई कॉमर्स में। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि फेसबुक के लिए तो जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर डालना, क्योंकि वो लोग 18% जीएसटी हमसे काट लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए जीएसटी। तो फैज़, कुछ आप ये बताइए, जैसे हमारे फेसबुक हमसे 18% जीएसटी लेता है, ठीक है, और हम जब ई कॉमर्स करते हैं तो हमें प्रोडक्ट भी बाय करना पड़ता है होलसेलर से, तो वहाँ भी हम 5% या 18% जीएसटी पे करते हैं। तो ये कैसे एडजस्ट होता है और क्या बेनिफिट होते हैं इसमें एडजस्ट करने के लिए जीएसटी में? हाँ, जब आप कस्टमर से कलेक्ट करते हैं कोई भी टैक्स, जब सेल करते हैं तो कस्टमर से आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है जी। ठीक है, वो जो टैक्स होता है वो आपको गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आप पहले ही कुछ जो आपने जो आइटम बेचा वो परचेज भी कर चुके होंगे। आप उस परचेज पे जो टैक्स दिया वो, या आपके कोई भी खर्चे हुए, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे चलाया, या बैंक को कोई चार्जेस दिए, या कोई रिपेयर मेंटेनेंस करवाई, या कोई भी तरह का इस तरह के जो खर्चे, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिसमें नहीं मिलता है, तो वो उन खर्चों पे जो जीएसटी दिया होगा वो सेल्स के जो सेल्स पे आपको जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करना था उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को पूरे को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना। अच्छा, एक जैसे मैं अगर एक रियल सिनेरियो ले लूँ ई कॉमर्स का, मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है, मैंने एक होलसेलर से प्रोडक्ट लिया, उसको 5% जीएसटी दिया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट पे। अब मैंने एक तो प्रोडक्ट बाय करते हुए जीएसटी दिया, फिर मैंने मार्केटिंग की उस प्रोडक्ट की, वहाँ पर मैंने 18% जीएसटी फेसबुक को दे दिया। उसके बाद क्या है, मैंने अपने प्राइस में, प्रोडक्ट का जो प्राइस है इंडिया में हम क्या करते हैं उसको इंक्लूड रखते हैं, तो इंक्लूड करके ही हम शो करते हैं। हम अपनी शिपिंग कंपनी हमारी कैश ऑन डिलीवरी के मतलब वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कलेक्ट करती है और उस पर अपना चार्ज और टैक्स काट के वो हमें पे करती है, वो भी जीएसटी काट रही है, ठीक है। तो हमें 3 जगह जीएसटी पे करना पड़ गया, फेसबुक को, होलसेलर को और शिपिंग कंपनी को, जिसने हमारे बिहाफ पे पेमेंट को कलेक्ट किया। फिर उसके बाद हमारे पास अमाउंट आता है, और जो हमने हिडन रखा है, कस्टमर को शो नहीं किया जीएसटी, तो वो हमें तो पे करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट हमें शिपिंग कंपनी से रिसीव हुआ है, अब हमें उस पर जीएसटी देना होगा, इन शॉर्ट। तो ये सारा सिनेरियो कैसे काम करेगा, कहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट होगा और क्या हमारे बेनिफिट होंगे इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा हम जीएसटी चार्ज कैसे करते हैं सेल्स पे। एक होता है इंक्लूसिव ऑफ प्राइस, आपका जो जैसे एमआरपी, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, उससे ज्यादा अब नहीं होता, तो वो इंक्लूसिव जीएसटी आता है। जैसे आप एक 10 रुपए की चॉकलेट खरीदते हैं तो उसमें एमआरपी होता है, वो पूरा इंक्लूसिव टैक्स आता है, उसमें जीएसटी लगा होता है, उसकी एक्चुअल चॉकलेट की कॉस्ट कुछ और होती है। हाँ, वही मैंने बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट है
₹999 प्रोडक्ट हमने शो किया कस्टमर को, उसमें इंक्लूसिव है, मतलब इंक्लूड है जीएसटी, बट हमने उसको शो नहीं किया है। जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे लिस्ट होता है जो प्रोडक्ट, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। कभी भी आप फोन 10,000 का खरीदोगे उसमें जी। इंक्लूसिव दिखता है आपको, लेकिन उसकी कॉस्ट एक्चुअल में अलग होती है, वो इंक्लूसिव होकर 10,000 आता है। जी। अब ये आपको पहले डिसाइड करना है आप कैसे वहां पे लिस्ट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, इंक्लूसिव कर रहे हो या एक्सक्लूसिव कर रहे हो। नॉर्मली हम ठीक है, इंक्लूसिव और करते हैं। जनरली जो होता है, जो देखी गई है प्रैक्टिस, वो इंक्लूसिव होता है। तो जैसे अब लेट से आपने 500 रुपए का कोई आइटम लिस्ट कर रखा है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट 400 रुपए रख रहे हैं आप या 420 रुपए रख रहे हैं, वो आपको अपनी कॉस्टिंग करके अपने सारे खर्चे निकाल के एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी पड़ती है। जी। उसके हिसाब से फिर जीएसटी चार्ज करिए, फिर अपना प्रॉफिटेबिलिटी रखिए, जी। उस हिसाब से आपको जीएसटी चार्ज करना होता है, ना कि जो अमाउंट रिसीव हुआ आपको आपकी शिपिंग कंपनी से, उसमें नहीं। अच्छा, ऐसे चार्ज होता है जीएसटी। तो ये मतलब जैसे सपोज मैंने एक ₹999 का प्रोडक्ट मैंने प्राइस रखा, उसको मुझे वो मिला था मुझे सपोज ₹400 का, उसमें मैंने कुछ परसेंटेज अपना प्रॉफिट रखा, फिर जीएसटी रखा, टोटल पे 5% जीएसटी जाएगा, या तो 1000 से नीचे है, ठीक है। तो फिर वो 5%, अब मुझे वो सिनेरियो बताइए कि कैसे एडजस्ट होगा सारी चीज़ें, क्योंकि मैं पे कर चुका हूँ 18% एक जगह पे कर चुका हूँ, 5% एक जगह पे कर चुका हूँ, और 5% एक जगह और पे कर चुका हूँ टोटल। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में चेंज करना चाहूँगा। पहले मान के चलिए आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट 1,000 रुपये का आप बेच रहे हैं, जो आपने खरीदा था 500 रुपये का, 500 रुपये लेट से मान के चलिए आपने 50 रुपये जीएसटी आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे चुके हैं जिससे खरीदा था। जी। आप सामान बेच रहे हैं 1,000 रुपये का, उस पर जीएसटी मान के चलिए आपको 150 रुपये लग रहा है, तो 150 रुपये आपको गवर्नमेंट कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना था, लेकिन आपने 50 रुपये ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आपको अब नेट 100 देना है। लेकिन आपने अगर फेसबुक पे कुछ एडवर्टाइजमेंट किया है और उस पर जीएसटी भी लगा है, तो वो जीएसटी भी एडजस्ट हो जाता है, यानी कि नेट ऑफ आपको मान के चलिए अगर आपने 20 रुपये उस पर जीएसटी फेसबुक पे दे दिया है, तो 80 रुपये आपको जमा करना होगा बाय कैश से, ठीक है। अच्छा। और बाकी जो 70 रुपये जो एडजस्ट हुआ, 50 आपका परचेज पर 20 रुपये, उसे बोलते हैं एटीसी, वो हुआ बाय क्रेडिट। ऐसे होता है जीएसटी जमा। ओके, मतलब जो हमने फेसबुक पे जीएसटी दिया 18%, सपोज हमने 10,000 रुपये का ऐड चलाया, तो 1,800 रुपये जीएसटी हमने फेसबुक को दिया, और 10,000 रुपये में हमारी सेल आई 1,00,000 रुपये, तो हमें जो जीएसटी वहाँ पर 18,000 देना था, 1,800 उसमें से लेस हो जाएगा। फिर हमने प्रोडक्ट बाय करते टाइम भी एक जीएसटी दिया 5%, सपोज हमने 50,000 का प्रोडक्ट लिया था, 5% जीएसटी लिया, 5%, 2,500 रुपये हमारा वो हुआ, तो 1,800 में से एक तो 1,800 लेस होगा, 2,500 लेस होगा, तो और जो हम शिपिंग कंपनी को भी थोड़ा सा चार्ज देंगे वो भी उसमें से लेस हो जाएगा। तो 18,000 जो जीएसटी हमें गवर्नमेंट को देना था, उसमें से 1,800 प्लस 2,500 लेस करके जो बचेगी अमाउंट, वो हमें पे करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है खाली आप फेसबुक का ही खर्चा, फेसबुक का जीएसटी मिलता है आपको, बहुत सारे आपके जो खर्चे होते हैं बिजनेस से रिलेटेड। जी। लेट से आप अपने बिजनेस के लिए कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं या कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं जो पर्सनल नेसेसिटी से नहीं है, जैसे आपके कपड़े हो गए, आपकी मेडिसिन हो गई, रिपेयर मेंटेनेंस का नहीं, अभी हम ई कॉमर्स, क्योंकि मेरे दर्शक ई कॉमर्स रिलेटेड है, तो ई कॉमर्स से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। तो इसमें खर्चे अभी जो नॉर्मली आते हैं, लैपटॉप देखो, अभी सबको पता नहीं कि उनको जीएसटी इनवॉइस लेनी थी साथ में, तो वो ले चुके हैं। अभी जो रनिंग कॉस्ट में जो जीएस टैक्स लगता है वो है फेसबुक का, शिपिंग कंपनी का, और प्रोडक्ट बाय करने का। वो मैं समझ गया, लेकिन क्या होता है ना, आपको कभी भी कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट करनी होती है ना, तो आपको सारी कॉस्टिंग लेके चलनी पड़ती है। बेसिकली आपकी अभी आप 3 कॉस्ट मोटी मोटी गिना रहे हो। एक हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, एक आपकी शिपिंग कंपनी को जो कॉस्ट जा रही है जी। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे जो आपके खर्चे होते हैं जो इन एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो ये मेन प्रोडक्ट ऑपरेटिंग खर्चा है। जो इन ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों खर्चों पे आपके जीएसटी लगता है, वो यूटिलाइज कर सकते हैं, वो एक बेनिफिट आपके पास अलग से रहता है। ओके, ठीक है, तो वो बेनिफिट आप यूज कर सकते हैं। तो कभी भी आपको प्रोडक्ट की ऑपरेटिंग के साथ कॉस्ट भी देखनी है और इन ऑपरेटिव खर्चों के साथ भी देखनी है जो आपके ऑपरेशंस में नहीं लग रहे हैं हमेशा। और कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी जब भी लिस्ट करें अपने प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले उसकी कॉस्टिंग कर लें सही से कि जीएसटी मुझे इतने रेट पे मुझे इसकी कॉस्ट डिसाइड करनी है, इतने पे मुझे वो जीएसटी लगाना है, इतना मेरा फिर टोटल जीएसटी प्लस कॉस्ट और प्रॉफिट रख के इतना मेरा प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ठीक है। चलिए अब आप लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फैस जान लेते हैं कि जो आपने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर हम मोर देन 1 स्टोर बनाते हैं उसके लिए जीएसटी नंबर एक ही लेना पड़ेगा या अलग से लेना पड़ेगा? आप एक जीएसटी नंबर पे कितने भी बिजनेस कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन जनरल प्रैक्टिस क्या होती है, लोग अलग अलग जीएसटी लेते हैं, लेकिन तब भी आप 1 से 4 5 कर सकते हैं अगर आप मैनेज कर सकते हैं उन्हें, क्योंकि हर किसी की परचेज सेल्स अलग होती हैं।
जी। स्टोर खोल सकते हैं, आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं या मतलब एक ही एक जीएसटी पे मल्टीपल ई कॉमर्स स्टोर ओपन कर आप सकते जैसे हैं। 2 बिजनेस कर रहे हैं अगर कंस्ट्रक्शन का और दूसरा किसी कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है, तब दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी आपके लिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि जीएसटी हैज बीन कैंसिल्ड, आई डिडंट फाइल इट इन लॉकडाउन, हाउ टू कैंसिल इट विदाउट पेइंग एनीथिंग, इज इट पॉसिबल? सीओ मोटो डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को, क्योंकि अगर आपने जीएसटी की कंप्लाइंसेस नहीं, क्योंकि हर महीने आपको जीएसटी की 3 वीक रिटर्न भरनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं जीएसटी 3B, या क्वार्टरली GSTR1, या बहुत लोगों की मंथली भी होती है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर होता है। जीएसटी 3B और GSTR1 दोनों एक मंथ में जाती है, ठीक है। तो वो अगर आप नहीं भरते हैं, और जो कि अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, QRMP बोलते हैं जिसे, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट करके, अगर आप नहीं कंप्लाइंसेस करते हैं अप्रॉक्स 3 महीने की, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन सीओ मोटो कैंसिल कर सकते हैं आपको शो कॉज नोटिस इशू करके। वो आपको कंप्लाइंस करना होता है शो कॉज नोटिस इशू का, रिप्लाई देना होता है, अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो वो आपका सीओ मोटो कैंसिलेशन कर देंगे रजिस्ट्रेशन, और वो जिस दिन से कैंसिल करेंगे उस लेटर में, उसी दिन से वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट ओन हाउस, माई हाउस इज ऑन माई फादर नेम, कैन आई गेट जीएसटी? हाँ, मिल सकता है आपके फादर के नाम पे, अगर आपका फादर के नाम पे आपका हाउस है उनका, तो आपको अगर वहाँ का रजिस्टर्ड एड्रेस रखना है, तो सबसे पहली बात आपको आपके फादर का या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, अगर वो फादर के नेम पे आता है तो फादर से एक इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनओसी साइन करवानी पड़ती है, जिसे बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपके फादर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। ओके। इलेक्ट्रिसिटी बिल की जगह दूसरा ओनरशिप प्रूफ लग सकता है, या तो रजिस्ट्री, या म्यूनसिपल खाता कॉपी, या आपकी हाउस टैक्स रिसीप्ट। हाउस टैक्स, ये 4 ही चीज़ें लगती हैं, और अदरवाइज फिर आपको दूसरे तरीके करना पड़ता है, या अगर आप रेंटेड एग्रीमेंट करवा सकते हैं तो फादर के साथ। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी लेना कंपलसरी है क्या बिजनेस के लिए? तो यहाँ पर हम बिजनेस को ई कॉमर्स बिजनेस मान लेते हैं क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। तो फैज बताएं कुछ कि ये कंपलसरी क्यों है, और है तो क्यों है? ई कॉमर्स बिजनेस में जीएसटी लेना कंपलसरी है, क्योंकि इसके बिना इसमें पेमेंट गेटवे नहीं मिलेगा आपको, और इस केसेस में कंपलसरी रखा गया। वैसे जो जीएसटी की लिमिट है वो 20 लाख है, 40 लाख भी है और 10 लाख भी कुछ स्टेट्स में, लेकिन ई कॉमर्स के लिए वो कंपलसरी है। जब आपका टर्नओवर 20, जैसे जो अदर्स केसेस में वहाँ 20 लाख से जब ऊपर टर्नओवर जाता है तब आपको जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज आप 20 लाख से नीचे तो आप फ्रीली कर सकते हैं बिना कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, इनवॉइस इशू कर सकते हैं। लेकिन जब आपका 20 लाख से ऊपर हो जाता है तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस में आपको कंपलसरी लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप हमेशा मुझसे पूछते रहते हो कि जीएसटी क्यों लें और क्यों हमें लेना चाहिए। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और यह है इंडियन ई कॉमर्स में हम टैक्स कैसे देंगे, मतलब कैसे देना पड़ता है, प्रॉफिट पे देना पड़ता है या सेल पे देना पड़ता है? तो फैज बताएं इसका आंसर क्या? जीएसटी हमेशा सेल्स पे देना पड़ता है, जो आप कस्टमर से वैल्यू कलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने जी। पहले भी बोला, एमआरपी है या आपका जीएसटी एक्सक्लूसिव टैक्स है, तो वो दोनों जब भी आप कलेक्ट करते हैं उस पे देना पड़ता है आपको जीएसटी। ओके। ठीक है, ना कि प्रॉफिट या कॉस्ट पे। वो कॉस्ट और प्रॉफिट मिला के ही आपकी सेल बनती है प्लस जीएसटी। मतलब सेल पे आपको जीएसटी पे करना है। करना पड़ता चलिए अब इस वीडियो को खत्म करते हैं और फैज से जान लेते हैं कि जीएसटी एक्चुअल होता क्या है। जीएसटी बेसिकली जो होता है वो पैन बेस्ड नंबर होता है। जी। आपके डिपेंड करता है आपका स्टेटस, या कि आपकी जो स्टेटस है, आइडेंटिफिकेशन जो है प्रोप्राइटरशिप है, तो बेसिकली आप इंडिविजुअल होंगे तभी होता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल पैन नंबर पे मिलता है। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आपको पार्टनरशिप डीड होता है, तो उसका अलग पैन नंबर होता है। ऐसे ट्रस्ट का होता है, ऐसे ही कंपनी का होता है, सबके अलग अलग पैन नंबर होते हैं, तो उनके बेसिस पे ही आपको जीएसटी मिलता है। जीएसटी बेसिकली एक पैन बेस्ड नंबर है, जो आप देखेंगे भी जीएसटी नंबर में तो उसमें आपका पूरा पैन नंबर, पैन कार्ड का नंबर भी आता है। है। चलिए अब फैज से जान लेते हैं कि अगर जीएसटी इंडिविजुअल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है? तो सबसे पहले इसमें आपको एक फ़ोटो चाहिए, पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, और आपको जो रजिस्टर्ड एड्रेस रखना है अपना, जहाँ रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाना है, उसका एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में 2 चीज़ें हो सकती हैं, तो वो रेंटेड हो सकता है या ओन्ड हो सकता है, या किसी का कंसेंट से हो सकता है। कंसेंट और ओन्ड एक ही चीज़ में आते हैं। अगर आपका खुद का है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी या आपकी प्रॉपर्टी पेपर्स हो गई, या म्यूनसिपल खाता कॉपी हो गई, या प्रॉपर्टी हाउस टैक्स, जो हाउस टैक्स होता है। ये 4 चीज़ें हैं, यही कंसेंट में भी आती है। कंसेंट में अगर जैसे आपके फादर की है, आपके दोस्त की है, या आपकी मम्मी की है, या किसी रिश्तेदार की, तो उससे आप ये 4 डॉक्यूमेंट ओनरशिप प्रूफ में, प्लस इनमें से 4 में से कोई भी, और कंसेंट लेटर ले सकते हैं, जिसे बोलते हैं एनओसी, जो मैंने पहले भी बताया आपको। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरा होता है रेंटेड में आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है। खाली एक ही डॉक्यूमेंट से काम हो जाता है, रेंट एग्रीमेंट देना होता है, उससे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। और इसके अलावा आपको जो आप आइटम ट्रेड करना चाहते हैं सर्विस, उसके 5 आइटम फॉर एग्जांपल आपको बताने पड़ते हैं गवर्नमेंट को,
डिपार्टमेंट को कि आप कौन कौन से आइटम में ट्रेड करना चाहते हैं या सर्विस देना चाहते हैं बेसिकली। तो दोस्तों ये थे फैज अहमद, टैक्स कंसल्टेंट हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप इनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, इनसे क्वेश्चन के आंसर ले सकते हो। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।